हाँ जी, बढ़िया। आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया होने चाहिए। हमने पिछली क्लास में जो नसीराबाद और नीमच में विद्रोह पढ़ लिया था भाई, है ना? किसमें? एक तो हमने नसीराबाद नसीराबाद में विद्रोह पढ़ लिया, और एक हमने पढ़ लिया नीमच में विद्रोह। इन दो में हमने 1857 की क्रांति जो विद्रोह पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा भाई? मैंने आपको बताया था कि भाई नसीराबाद में जो विद्रोह है वो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री द्वारा किया जाता है 28 मई 1857 को। इस विद्रोह के दौरान 2 अंग्रेज मारे गए थे, स्पॉटिसफुट और न्यूबेरी। 2 अंग्रेज घायल हुए थे, कैप्टन लॉक और कैप्टन हार्डी। एक अंग्रेज की हृदयाघात से मृत्यु यानी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, जो पैनी था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब नसीराबाद में 3 दिन विद्रोह होता है, 28, 29, 30। जब 30 मई 1857 को जब ये लोग नसीराबाद के विद्रोह दिल्ली की ओर बढ़ते, तो इनके साथ 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री साथ हो जाती है, यानी कि 30वीं बंगाल इन्फेंट्री द्वारा इनका साथ दिया जाता है। मैंने बताया कि जब नसीराबाद के विद्रोह की क्रांति जैसे ही नीमच में पहुंची, तो उन दिनों नीमच में जो एक अंग्रेजी अधिकारी अपॉइंटमेंट था, उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम था एबोर्ड। ये एबोर्ड सैनिकों को परेड मैदान में इकट्ठा करता है और सैनिकों से अंग्रेजों की वफादारी के लिए शपथ दिलवाता है। मैंने आपको बताया था कि जो सैनिक था लखनऊ का था, मोहम्मद अली बेग, वो शपथ लेने से मना कर देता है। 2 जून 1857 को एबोर्ड ये शपथ दिलवाता है। तो ये सैनिक जो था मोहम्मद अली बेग, जो सैनिक था, वो क्या है कि शपथ लेने से मना कर देता। 3 जून 1857 को वो हीरा सिंह के साथ मिलकर क्रांति कर देता है ना? हीरा सिंह के साथ मिलकर क्रांति कर देता है। जब नीमच में विद्रोह हुआ, तो जब नीमच में विद्रोह हो गया, तो विद्रोह अंग्रेजों को मारा गया। 40 अंग्रेज भाग गए थे। चित्तौड़गढ़ में जो डूंगला नामक गांव पे रुकराम किसान द्वारा उनको शरण दी जाती है। बाद में पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़, उसे यानी मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स उन्हें उदयपुर ले आता। उदयपुर में उनके जो 40 भागे गए, जो 40 अंग्रेज थे, उनको सुरक्षा का दायित्व मेवाड़ के महाराणा को देता है। मेवाड़ का जो महाराणा था उन दिनों स्वरूप सिंह था, तो स्वरूप सिंह को वो जो कि सुरक्षा का दायित्व देता। स्वरूप सिंह जो है पिछोला में स्थित जो जग मंदिर था, वो जग मंदिर में उनको सुरक्षा रखता है। उन सुरक्षा का दायित्व एक व्यक्ति को देता है जिसका नाम था गोकुल चंद मेहता। हमने इतनी चीज पढ़ रही थी। जब नीमच में विद्रोह होता है, तो नीमच से विद्रोह के जो विद्रोही के सैनिक थे वो आगे बढ़ते आगे। उन्हें भीलवाड़ा में एक मैंने जगह बताई थी, भीलवाड़ा में एक जगह बताई थी शाहपुरा उन दिनों रियासत हुआ करती थी, जो सबसे छोटी रियासत है। उसका जो राजा था, राजा मैंने आपको बताया था लक्ष्मण सिंह। वो नीमच के विद्रोहियों को जो कि बात करते, सहायता प्रदान करते। जब विद्रोही शाहपुरा से भी आगे की ओर बढ़ते, तो उन्हें टोक में एक जगह थी देवली, जहाँ मैंने आपको बताया था देवली में एक एरिंग छावनी थी। उस छावनी में जो बटालियन तैनात थी, उसे महत्वपूर्ण बटालियन के सैनिक जो नीमच के विद्रोह के साथ मिल जाते। हम इतनी बातें जो कि पढ़ चुके थे। आज की जो क्लास में पढ़ेंगे हम, वो एरिनपुरा में विद्रोह पढ़ेंगे। क्या? एरिनपुरा में विद्रोह पढ़ेंगे। ओके, तो एरिनपुरा विद्रोह की बात कर लेते हैं, है ना? एरिनपुरा में विद्रोह की बात कर लेते हैं, है ना? तो देखना भाई, है ना? एरिनपुरा में विद्रोह, एरिनपुरा में विद्रोह। देखना, एरिनपुरा जो थी वो पहले मारवाड़ में आया करती थी। एरिनपुरा जो छावनी थी, एरिनपुरा छावनी विद्रोह हम पढ़ रहे हैं। एरिनपुरा जो छावनी थी वो पहले मारवाड़ में आया करती थी, या फिर हम बोले जोधपुर रियासत में आया करती थी। किसमें? जोधपुर। वर्तमान में कहां पर आती है? पाली में। किसमें आती है? पाली में। पाली में भी आप ध्यान दो तो पाली, ये पाली है और ये यहाँ पर सिरोही है, तो ये पाली और सिरोही के बॉर्डर पर है।
पाली और सिरोही के बॉर्डर पर स्थित है ना। इतनी आप पल्ले पड़ी बात। एरिनपुरा जो छावनी थी पहले मारवाड़ में आती थी, और मारवाड़ में आती थी, और प्रेजेंट में पाली में आती, पाली में भी पाली और सिरोही के बॉर्डर पर आती है ना, पाली और सिरोही के बॉर्डर पर आती। इतनी बात हम समझ चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात है भी नहीं, समझने वाली बात है भी नहीं। अब देखना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1832 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर खोला गया था। तो जो अजमेर मुख्यालय खोला गया था, इसको भी शिफ्ट कर दिया था 1845 में माउंट आबू। तो मेरी बात बड़ी गौर से सुनना कि जो माउंट आबू था, जिस प्रकार अजमेर की सुरक्षा के लिए सेना जो थी वो नसीराबाद से जाया जाती थी, यानी कि दो है, जैसे मान लीजिए अजमेर मुख्यालय, अजमेरों की अंग्रेजों की राजधानी अजमेर है, यहाँ पर भाई एक मुख्यालय उनका था भाई आबू, सिरोही में था। तो कहने का अर्थ ये है कि अजमेर पे यदि कोई आक्रमण करता है तो इसकी सुरक्षा के लिए सेना कहां से जाएगी? नसीराबाद से। और यदि आबू पर कोई आक्रमण करता है तो इसके लिए सेना जाएगी एरिनपुरा से। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि यदि अजमेर पर कोई बाहरी आक्रमण या किसी व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता था तो इसकी सुरक्षा का दायित्व जो सौंपा गया था वो नसीराबाद को सौंपा गया था। उसी प्रकार जो आबू जो अंग्रेजों का मुख्यालय था, जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था, यदि उस पर कोई आक्रमण करता है तो इसकी जो सुरक्षा का दायित्व है वो एरिनपुरा छावनी का था। एरिनपुरा छावनी में जो सेना की जो बटालियन थी, उस बटालियन का नाम था जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन, इसका जो गठन किया गया था वो 1836 में किया गया था, है ना। इसका गठन 1836 में किया गया था। इतनी बात पल्ले पड़ी, बिल्कुल। देखा, आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, एरिनपुरा में जो कौन सी बटालियन काम कर रही है? जोधपुर, जोधपुर लीजन। अब इनमें सैनिक कहाँ के थे भाई? इन जो बटालियन में 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर लीजन में जो सैनिक थे वो यूपी बिहार के सैनिक थे भाई, है ना। यूपी और बिहार के जो लोग कार्यरत थे, जो जवान कार्यरत थे, वो जोधपुर लीजन में नियुक्त थे भाई। उनकी जो भर्ती थी, वो जो सेना थी, वो सेना के जो लोग थे जोधपुर और क्या बोलते, जोधपुर लीजन में वो यूपी बिहार के थे। अब आपको देखना गौर से, राजस्थान, ये मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान के पूर्व में पड़ते हैं भाई यूपी बिहार, यूपी और बिहार, मान लीजिए ये यूपी और ये बिहार, यानी कि सैनिक कहाँ के थे? यूपी और बिहार। किस तरफ से आए थे? राजस्थान की पूर्वी दिशा से। जो जोधपुर रीजन में जो सैनिक थे यूपी बिहार के थे, जो कि कहाँ से आए थे? यूपी बिहार से, अर्थात कहने का पूर्व दिशा से आए थे। तो इन सैनिकों को राजस्थान में कहा जाता पूर्वीय सैनिक, पूर्वीय सैनिक। क्या कहा जाता था भाई? पूर्वीय सैनिक, पूर्वीय सैनिक कहा जाता था। इतनी बात आप लोगों के पल्ले पड़ी। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए, है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एरिनपुरा में विद्रोह से पहले हम पढ़ा देते हैं कि एरिनपुरा विद्रोह में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। हम कुशाल सिंह चंपावत का पूरा नेतृत्व पढ़ेंगे इसमें, और इसमें इस दौरान 4 युद्ध पढ़ेंगे हम। बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, नारनौल का युद्ध और अंत में आवा का युद्ध पढ़ेंगे। हमने 4 युद्ध पढ़ेंगे पूरा, है ना। तो हम अब बात करते हैं जोधपुर रीजन की। देखो सुनो मेरी बात, हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति हो रही है, तो 1857 की क्रांति केवल राजस्थान में नहीं हो रही है, राजस्थान के अलावा भारत के अनेकों स्थानों पर हो रही है। जैसे क्रांति हो रही बैरकपुर में, क्रांति हो रही मेरठ में, क्रांति हो रही झांसी में, क्रांति हो रही कानपुर में, क्रांति दिल्ली में भी हो रही है। तो अनेक जगह जगह पर क्रांति हो रही। तो एक जगह थी जहाँ क्रांति और हो रही थी, एमपी में एक जगह थी, एमपी में एक जगह थी रीवा,
रीवा में विद्रोह हो जाता है भाई, है ना, रीवा में विद्रोह हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। और इस विद्रोह का जो दमन, इस विद्रोह को रोकने के लिए वह राजस्थान से एक सेना भेजी जाती है। जो राजस्थान से जिस बटालियन को भेजा जाता है वो जोधपुर बटालियन थी, जोधपुर लीजन बटालियन थी, जोधपुर लीजन थी। अब ये रीवा में दमन करने के लिए गए, रीवा में विद्रोह का दमन करने के लिए जो अंग्रेजों द्वारा जो सेना भेजी गई थी, जोधपुर लीजन को भेजा गया। जोधपुर लीजन इस रीवा में विद्रोह का दमन करने के बाद वापसी राजस्थान की तरफ आते हैं। ये लोग राजस्थान वापसी आएंगे क्योंकि दमन कर दिया इन्होंने इनको भाई, यहाँ विद्रोह शांत कर दिया। तो ये जोधपुर लीजन राजस्थान आते और राजस्थान में आकर अनाद्रा एक जगह है सरोई में, वहां पर ये रुक जाते हैं, सरोई पर रुक जाते। कौन से? जोधपुर लीजन के पूर्वीय सैनिक या जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे, रीवा में विद्रोह को दमन करने के लिए गए और रीवा में दमन करने के बाद वापस राजस्थान लौटते, राजस्थान में सिरोही में ये आकर रुक जाते, सिरोही में रुक गए। रीवा में किन के द्वारा? सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया था भाई, है ना। तो स्वाभाविक बात है कि ये थोड़ी सी विद्रोह की भावना साथ ले आते हैं ये लोग। भाई क्यों इन्होंने सैनिकों ने विद्रोह किया? कारतूस वाले कोई कारण थे भाई, चर्बी वाले कारतूस थे, अन्य भी कारण थे। जो कारण थे हम 1857 क्रांति के समाप्त होने के बाद सारे कारणों पर एक एक कारण पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, वो हम बाद में देखें। तो कुछ कारणों से इनके प्रति भी जो क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये जैसे ही अनाद्रा में रुकते हैं, और ये अनाद्रा में जितना रुके हुए थे उस दिन 21 अगस्त 1857 को ये लोग जोधपुर लीजन के सैनिक या पूर्वीय सैनिक विद्रोह कर देते सिरोही में, सिरोही में विद्रोह कर देते। कौन? जोधपुर लीजन के सैनिक सिरोही में विद्रोह कर देते हैं। तो उन दिनों 1857 की क्रांति के दिनों, या हम बात करें 21 अगस्त 1857 के दिन की बात, कि उन दिनों जो सिरोही का जो प्रशासक था वो जेडी होल था भाई, जेडी होल। ये जेडी होल के घर पर आक्रमण कर देते जोधपुर लीजन के सैनिक या पूर्वीय सैनिक, जोधपुर लीजन के सैनिक जो सिरोही के जेडी होल के, जो सिरोही का प्रशासक था जेडी होल के आक्रमण करते घर पर। जेडी होल इस विद्रोह के दौरान भाग जाता है ना, जेडी होल इस विद्रोह के दौरान भाग गया। लेकिन जो राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस इस विद्रोह के दौरान मारा जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस इस विद्रोह के दौरान मारा जाता है। कहाँ पर विद्रोह के दौरान? सिरोही में विद्रोह के दौरान। कब करते हैं? 21 अगस्त 1857 को। यहीं से एरिनपुरा का विद्रोह शुरुआत होता है, एरिनपुरा का विद्रोह शुरुआत होता है। अब देखा, गौर से सुनना मेरा क्या कहने का उद्देश्य, मैं क्या कहना आपके साथ चाह रहा हूँ, तो देखा सुनना है ना भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रीवा में विद्रोह हो जाता है, रीवा एमपी में एक जगह है, तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए जोधपुर लीजन के सैनिकों को भेजा जाता है। जब ये जोधपुर लीजन उस विद्रोह को दमन करने के बाद आते हैं, राजस्थान में वापसी आते हैं, तो अनाद्रा एक गांव है सिरोही के अंदर, वहां पर ये रुक जाते हैं। चूंकि ये विद्रोह का दमन करके आ रहे थे, थोड़ी बहुत इनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके पीछे कई कारण थे, उस पर हम चर्चा नहीं करें। तो ये लोग जो सैनिक थे, पूर्वीय सैनिक थे, ये सिरोही में 21 अगस्त 1857 को क्रांति कर देते हैं। और इस क्रांति के दौरान या विद्रोह के दौरान सबसे पहले ये सिरोही के प्रशासक होल के घर पर आक्रमण करते हैं। होल तो भाग जाता है, जेडी होल तो इस विद्रोह से भाग जाता है बचकर। लेकिन इस विद्रोह में जो अलेक्जेंडर लॉरेंस था, जो कि एजीजी राजस्थान का उस समय का जो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र, मारा जाता है। अब सिरोही में विद्रोह हो गया है ना, सिरोही में विद्रोह हो गया। कब हुआ? 21 अगस्त 1857। अब जो ये विद्रोह है, ये विद्रोह, ये सैनिक है, ये एरिनपुरा की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी तरफ? एरिनपुरा के आगे, एरिनपुरा पहुंचते हैं। एरिनपुरा में ये विद्रोह का, ये सैनिकों का स्वागत 3 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? 3 व्यक्तियों द्वारा। एक व्यक्ति होता मोती खां, एक व्यक्ति होता शीतल प्रसाद, एक व्यक्ति होता है तिलक राज,
यानी कि सिरोही में विद्रोह होता है 21 अगस्त 1857 को। तो सिरोही विद्रोह करने के बाद जो जोधपुर लीजन जो तैनाती एरिनपुरा छावनी में जो कार्यरत बटालियन थे वो अपनी छावनी में पहुंचती है एरिनपुरा में। एरिनपुरा में 3 व्यक्ति द्वारा इनका जो स्वागत किया जाता है बड़े जोर शोर से, मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राज। इन तीनों व्यक्तियों के नेतृत्व में 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया जाता है। एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया जाता है और ये विद्रोह के बाद ये दिल्ली की ओर बढ़ते। एरिनपुरा से ये विद्रोह भाई सिरोही में विद्रोह होगा। सिरोही के जो सैनिक थे एरिनपुरा पहुंचे। एरिनपुरा मोती का सीतापुर तिलक राज द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और इन तीनों व्यक्तियों के नेतृत्व में 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया जाता है। विद्रोह हो गया एरिनपुरा। अब एरिनपुरा विद्रोह के बाद जो जोधपुर लीजन के पूर्व सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ते। दिल्ली की ओर बढ़ते और एक नारा देते हुए बढ़ते हैं कि चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा देते? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये जो नारा देते हुए ये लोग चलते 15 जो ये थे ये जो सैनिक थे पूर्व सैनिक, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर चलते। अभी दिल्ली की ओर चल रहे हैं, है ना, दिल्ली की ओर चल रहे हैं सैनिक, है ना। अब देखा मेरी बात एक गौर से सुनना, थोड़ी सी आपको मैं बातें कुछ समझाता हूँ क्या क्या बात है ना। अब ये तो मैंने आपको एरिनपुरा विद्रोह पढ़ा दिया। अब ये सैनिक आगे जाकर कुशाल सिंह चंपावत जो आवा के ठाकुर थे, आवा के सामुंद खेरवाब नामक स्थान पर मुलाकात करते। कैसे मुलाकात करते अब घटना को समझता। आवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कौन था ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं ना भाई। ये बात है ना। तो अभी मैं आपको बताता, आप केवल एक बात याद रखो, जो कुशाल सिंह चंपावत वो आवा के ठाकुर थे, सामने थे। देखो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये कोई रियासत है, ये रियासत है। रियासत का वह भाग जो सीधा राजा के अंडर में जो सीधा राजा के अंडर में आता था उसे खालसा बोलते थे। मान लीजिए ये वो क्षेत्र है जो सीधा राजा के अंडर में आता है, इसे खालसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खालसा। जैसे वे एनसीआर, जैसे केंद्र सरकार के अंडर में पूरा दिल्ली वाला इलाका आता है ना एनसीआर वाला, ऐसे ही जैसे राजा के उन दिनों जो राजा के अंडर में भाग आया करता था उसे खालसा कहा जाता था, खालसा कहा जाता था। अब राजा अपनी रियासत का कुछ भाग अपने भाइयों में बांटा करता था, भाइयों में काटा था। जैसे ये कुछ छोटा सा पार्ट एक भाई को दे दिया, ये छोटा सा पार्ट एक भाई को दे दिया, ये छोटा सा पार्ट एक भाई को दे दिया, ये छोटा सा पार्ट एक भाई को दे दिया। ऐसे छोटे छोटे भाग दे दिया करता था, है ना। जो छोटे भाग थे रियासत के, जो वे भाग जो भाइयों के पास हुआ करते थे, इन्हें बोलते थे जागीर। जागीर या ठिकाना। और इन ठिकानों का जो ठिकानों का संचालन करता था उनको कहा करते थे ठाकुर, ठाकुर या सामंत, सामंत कहते थे, है ना। इनका कार्य क्या होता था? जैसे मान लीजिए कि राजा आए, राजा सहायक संधियां नहीं हुई थी, सहायक संधियों से पहले सामंत और राजा के संबंध काफी अच्छे हुआ करते थे। कैसे कि मान लीजिए ये राजा द्वारा अपने भाइयों को कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, तो ये भाई क्या करेंगे राजा के लिए? ये भाई इसकी रक्षा करेगा, रक्षा यानी कि मान लीजिए रियासत पर कोई भी आक्रमण होगा तो ये जो छोटे छोटे सामंत थे या छोटे छोटे जो जागीर थे, जो छोटे छोटे ठिकाने थे, ये अपनी सेना ले जाएंगे, सेना ले जाएंगे। किसके लिए? लड़ने के लिए, राजा की तरफ से लड़ने के लिए जाएंगे। यानी राजा का जो सुरक्षा का दायित्व तो पूर्ण रूप से जो निर्भर था वो सामंतों पे था, सामंतों पे था। फिर बाद में कुछ चेंजेस की संध्या की, अंग्रेजों ने जब संध्या की तो भाई अब अंग्रेजों ने संध्या की तो संध्या के दौरान जो राजाओं का रक्षा का दायित्व था वो किस पर आ गया? अंग्रेजों का, अंग्रेजों का। तो स्वाभाविक बात है कि जो राजा है वो अब सामंतों पर डिपेंड नहीं होगा। पहले सामंतों पर डिपेंड था सहायक संधियों से पहले, तो अब सामंतों पर डिपेंड नहीं होगा राजा। तो सब सामंतों पर डिपेंड नहीं होगा तो
राजा है जो सामंतों के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा या सामंतों के कार्यों को मानने से मना कर देगा या इनके कार्यों में हस्तक्षेप करेगा या इनकी कोई भी बात नहीं मानेगा, बात नहीं मानेगा। ये बात आपको पल्ले पड़ी इतनी। 1857 की क्रांति के दौरान जो मारवाड़ रियासत का जो राजा था, उन दिनों राजा था तख्त सिंह। मान लीजिए मारवाड़ रियासत थी, जो खालसा भाग था राजा के अंडर में था, तो उन दिनों जो मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह था। कौन सा भाई? तख्त सिंह। तख्त सिंह। तो तख्त सिंह ने भी अपने कुछ भाइयों को छोटे छोटे ठिकाने दे रखे थे, बड़े छोटे ठिकाने भाई बंधु को है। तो एक इन मारवाड़ में प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना पड़ा करता था आहुआ। आहुआ के जो ठाकुर थे 1857 क्रांति के दौरान, या जो सामंत था वो कुशाल सिंह चंपावत था। कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत था। कुशाल सिंह चंपावत की तख्त सिंह के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उसके पीछे एक बड़ा कारण था। क्या कारण था? कि आहुआ के ही पास एक छोटा सा ठिकाना पड़ता था जिसका नाम था बिठौरा। बिठौरा के सामंत था। बिठौरा का सामंत की मौत हो जाती है, तो नया सामंत को नियुक्त करता है। नया सामंत बनाना पड़ेगा। जब बिठौरा का सामंत की मौत हो जाती है तो बिठौरा का नया सामंत कौन होता है? तो तख्त सिंह द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, कांड जी को। जब कांड जी को नियुक्त किया गया तो इस बात का विरोध कुशाल सिंह चंपावत ने किया कि भाई आपने बिगर पूछे या बड़े ठिकानों के सामंतों से बिगर पूछे आपने एक छोटे ठिकाने के कांड जी की नियुक्ति की, और ये क्यों की? हमारा भी तो कोई हक होता है, रियासत में हम भी तो है, हम भी बड़े ठिकाने के जो सामंत है, हमारा भी कोई दायित्व होता है कि इस छोटे ठिकाने में कौन व्यक्ति नियुक्त होगा या कौन व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा। चूंकि इस बात को लेकर बड़ी अनबन थी कि भाई इस नियुक्ति को लेकर इन दोनों में टकराव हो जाता है। किसको? कांड जी की नियुक्ति को लेकर कुशाल सिंह चंपावत और तख्त सिंह में टकराव हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो कुशाल सिंह चंपावत होता है वो कांड जी की मृत्यु करवा देता है, मार देता है, इसे मृत्यु करवा देता है। परिणाम स्वरूप तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के आपस में बनती नहीं, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, एक दूसरे के जाने दुश्मन हो जाते हैं। आई समझ? तख्त सिंह किन का समर्थन करता है? राजाओं का। क्योंकि संधि कर रखी थी, क्योंकि संधि के दौरान ये शर्त थी कि राजा का दुश्मन अंग्रेजों का दुश्मन, अंग्रेजों का दुश्मन राजा का दुश्मन, है ना। तो तख्त सिंह किसका समर्थक था? अंग्रेजों का। अब मैंने आपसे एक बात बताई थी कि एरिनपुरा में विद्रोह करने के बाद सैनिक किस तरफ जा रहे थे? दिल्ली की तरफ। तो जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को जैसे ही एरिनपुरा के विद्रोह की खबर सुनी तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एरिनपुरा के विद्रोही से मुलाकात करने की कोशिश करता है। एरिनपुरा के जो सैनिक थे, जो पूर्वीय सैनिक थे, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करता है और एक आहुआ से बाहर आता है और आहुआ से बाहर निकल कर ये एरिनपुरा के जो सैनिक थे उनको रोकने की कोशिश करता है। और रोकने की कोशिश करता है तो खेरवा एक जगह पड़ती है, खेरवा ये जगह है पाली में। तो पाली में खेरवा नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत एरिनपुरा के विद्रोहियों से मुलाकात करता है। किनसे मुलाकात करता है? एरिनपुरा के विद्रोहियों से मुलाकात की। तो बात दुआ सलाम दोनों को पूछ हुई। एरिनपुरा के विद्रोहियों और भाई कुशाल सिंह चंपावत दोनों के बीच दुआ सलाम हुई। तो भाई कुशाल सिंह चंपावत ने द्वारा पूछा गया कि तुमने इतना तो पता है कि तुम लोगों ने एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया, तो फिर अब आप कहाँ पर जा रहे हो? कि हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में मुगल बादशाह जफर से हम आज्ञा प्राप्त करेंगे कि हमें अगली क्रांति क्या करनी है। अच्छा, आज्ञा प्राप्त करोगे? बिल्कुल करनी चाहिए। और इस दिल्ली जाने का क्या फायदा है कि जो मुगल बादशाह है हमें पैसा देगा विद्रोह लड़ने के लिए, हमें हथियार देगा विद्रोह लड़ने के लिए। कुशाल सिंह चंपावत विद्रोहियों से कहता कि ये सब मैं दूंगा, आप आवा चलिए।
सैनिकों द्वारा कह रहे हैं, आप समझे नहीं, हम क्रांतिकारी है। कुशाल सिंह चंपावत जवाब कहता है कि मैं भी क्रांतिकारी हूँ। विद्रोही द्वारा कहता है कब से, अभी से, जस्ट से, अभी से, जब से आपको लोगों को हमने देखा है। अच्छा, कि आप दिल्ली ना चलकर मेरे साथ आवा चलते। तो कुल मिला के ये बात है कि कुशाल सिंह चंपावत एरनपुरा के विद्रोही से मुलाकात करता है खीरवा नामक स्थान में, और एरनपुरा के सैनिकों को अपने साथ ले आता है। सैनिकों को एक और शर्त रखता है कि आवश्यकता पड़ने पर मैं आपके विद्रोह का जो साथ दूंगा और आपके विद्रोहियों को मैं अपनी सेना भी दूंगा। एक तो मेरी भी अंग्रेजों से लड़ाई है और आपके अंग्रेजों से लड़ाई है। एक तो आप भी मेरे अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दे दे, तख्त सिंह के विरुद्ध साथ दे दे, मैं इसके बदले में आपको अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सेना की सहायता दूंगा। ये जो कि समझौता होता है कुशाल सिंह चंपावत और एरनपुरा के सैनिकों के बीच, इतना समझौता होता है। अब कुशाल सिंह चंपावत जो था, कुशाल सिंह चंपावत जो था, वो सैनिकों को लेकर एरनपुरा के जो विद्रोही थे उनको सैनिकों का जमावड़ा कर लेता आहुआ में जमावड़ा कर लेता है। किनका? एरनपुरा से। अब इस बात की खबर पहुंचती है अजमेर कि भाई जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने एरनपुरा के विद्रोहियों के साथ मिलकर जमावड़ा जमा लिया आहुआ में। ये अजमेर पहुंची। अजमेर में कौन बैठा हुआ है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जैसे इस बात की खबर मिली जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कि आहुआ में जो एरनपुरा में विद्रोह हो गया है और जो एरनपुरा के जो सैनिक है वो आहुआ में रुके हुए हैं, ऐसी स्थिति में जो एजीजी था वो एक पत्र लिखता है किसके पास? तख्त सिंह के पास। तख्त सिंह के पास। और तख्त सिंह से कहता है कि आप अपने एक सेना की टुकड़ी भेजो आहुआ। क्यों भेजो? विद्रोहियों का दमन करने के लिए। इधर से मैं एक टुकड़ी में भेज देता हूँ, एक टुकड़ी में भेज देता हूँ। तो अंग्रेजों द्वारा जो सेना भेजी गई थी और उस सेना का जो हेड बनाकर भेजा गया था, सेना अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था, तो उस सेना अध्यक्ष बना के भेजा जाता है हीथकोट को। हीथकोट को भेजा जाता है, हीथकोट को अंग्रेजों की तरफ से भेजा जाता है। और इधर से तख्त सिंह भी अपनी एक सेना भेजता है। सेना किसके नेतृत्व में भेजता? कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में। और भाई एक अनाड़ सिंह के नेतृत्व, अनाड़ सिंह के नेतृत्व। अब याद रखना, देखो कुशाल सिंह चंपावत ने दो लोगों से दुश्मनी ले ली भाई, उसकी तख्त सिंह से तो बनी नहीं रही थी। क्यों बन रही थी भाई? कि कान्हा जी की मौत कर दी थी। किसने? कुशाल सिंह चंपावत ने, बिथोड़ा के जो सामान था। दूसरी बात, इसने एरनपुरा के विद्रोहियों को अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों से भी तो दुश्मनी ले ली। क्यों? क्योंकि विद्रोहियों किनके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं? अंग्रेजों के विरुद्ध। तो कुल मिलाकर ये जो कुशाल सिंह चंपावत था अब दो लोगों का दुश्मन बन गया था भाई, तख्त सिंह का और अजमेर जो अंग्रेजों का है ना, ये था। अब कुशाल सिंह चंपावत को रोकने के लिए अजमेर या फिर एरनपुरा के विद्रोहियों को दमन करने के लिए और कुशाल सिंह चंपावत को रोकने के लिए अजमेर से एक बटालियन आती है हीथकोट के नेतृत्व में। और भाई कुशल राज जो तख्त सिंह था वो भी अपनी एक बटालियन भेजता कुशल राज सिंह की। तो यानी कहना करता है अजमेर और जोधपुर की जो रियासत की संयुक्त सेना के साथ कुशाल सिंह चंपावत का एक युद्ध होता है। और जो युद्ध होता है वो एक जगह थी, मैंने आपको बताया बिथोड़ा पर ये दोनों आमने सामने लड़ते, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? बिथोड़ा का युद्ध होता है। तो हम अगला जो पढ़ेंगे बिथोड़ा का युद्ध पढ़ेंगे। ओके, बिथोड़ा का युद्ध। क्या? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? ये बिथोड़ा, ये दिन जो युद्ध होता वो दिन था 8 सितंबर 1857 का। तो अब याद रखना, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। लड़ने के लिए कौन आया भाई? अंग्रेजों के एक बटालियन आए थे। किसके नेतृत्व में आया था? हीथकोट के नेतृत्व। अंग्रेज के नेतृत्व वो तख्त सिंह ने किसको भेजा था? कुशल राज सिंधवी। और एक सेना अध्यक्ष था जो किलेदार था जोधपुर का, अनाड़ सिंह। किसके विरुद्ध आ रहे हैं? कुशाल सिंह चंपावत।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिठोडा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 के बीच, 1857 में हुआ। कहाँ हुआ? बिठोडा में हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो हितकोट, कुशलराज सिंधली, अनाड़ सिंह वशिष्ठ, कुशाल सिंह चंपावत। इसमें कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती भाई। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की, इस बंदे की जीत होती है, कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। और इस युद्ध के दौरान जो मेवाड़ का जो मारवाड़ का सेनाध्यक्ष था अनाड़ सिंह, इसकी मौत हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है, इस बंदे की मृत्यु हो जाती है। ओके, इतने बात पढ़ने पड़ी, इस बंदे की मृत्यु हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है मेरा कि आपको अब थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कहानी, क्या क्या बात है। रीवा में विद्रोह हो जाता है एमपी में, और उस विद्रोह का जो दमन करने के लिए जो सेना जाती है, जोधपुर बटालियन, जोधपुर लीजियन जाती है, उन सेना में जो भर्ती थे यूपी बिहार के लोग थे, इसलिए उन्हें पूर्वीय सैनिक कहा जाता। जब रीवा से विद्रोह का दमन करने के बाद ये जो वापसी लौटते तो अनादरा सिरोही में ये रुकते हैं। अनादरा सिरोही में रुकने के परिणाम स्वरूप ये लोग 21 अगस्त 1857 को सिरोही में विद्रोह करते थे, और सिरोही के प्रशासक जो जेडी हॉल के हॉल पर आक्रमण कर देते हैं। तो जेडी हॉल जो भाग जाता है। इस विद्रोह के दौरान जो लॉरेंस का जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र जो अलेक्जेंडर लॉरेंस होता है, इस विद्रोह के दौरान मारा जाता है। फिर क्रांतिकारी जो विद्रोही है जो 21 अगस्त से निकलते एरिनपुरा 23 अगस्त 1857 को पहुंचते, जहाँ 3 व्यक्ति द्वारा इनका स्वागत किया जाता है, शीतल प्रसाद, मोती खान और तिलक राज। तिलक राज और शीतल प्रसाद और मोती खान ये तीनों मिलकर एरिनपुरा में विद्रोह करते हैं। एरिनपुरा से फिर आगे की ओर दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। विद्रोही एरिनपुरा के जो सैनिक थे पूर्वी सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। तो दिल्ली की ओर जैसे ही बढ़ रहे थे तो आवा के कुशाल सिंह चंपावत खेरवा में नामक स्थान पर मिलता है, और मिलता है तो इनका आगे जाकर नेतृत्व करता है। किनका? एरिनपुरा के विद्रोहियों का। एरिनपुरा का विद्रोह नेतृत्व करता है। जिस बात का जैसे अंग्रेजों को पता चलता है तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तख्त सिंह को खत लिखता है। तख्त सिंह को खत लिखता है तो तख्त सिंह एक शाही सेना को इस विद्रोह को दमन करने के लिए भेजता है। इधर से अजमेर से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हितकोट को भेजता है कि तुम जाओ और इनको भाई हरा कर आओ, और या इनको इस दमन को रोक कर आओ। तो ये फिर परिणाम स्वरूप एक जोधपुर की शाही सेना आते, एक अंग्रेजों की सेना आते, बटालियन आते। दोनों सेनाओं को संयुक्त रूप की सेनाओं को कुशाल सिंह चंपावत मार पीट के भगा देता है। इस युद्ध के दौरान जो बिथोड़ा का युद्ध होता है, जो मैंने आपको बताया था 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध में जो जोधपुर का एक बड़ा सेना नायक जो किलेदार था अनाड़ सिंह मारा जाता है। इतना हम पढ़ दें। अब जब बिथोड़ा के युद्ध की खबर पहुंचती है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कि हम बिथोड़ा युद्ध हार चुके हैं, तो ऐसे में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं युद्ध में आ जाते हैं। 10 दिन बाद एक और युद्ध होता है जिसे चेलावास का युद्ध कहा जाता है। चेलावास के युद्ध में स्वयं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आ जाते हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आ जाते हैं। तो उससे पहले आने से पहले जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन को वो खत लिख देते कि मैं भी आ रहा हूँ युद्ध में लड़ने के लिए, इस दमन को रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं सैनिक। इनका अगला टारगेट दिल्ली न होकर अजमेर भी हो सकता है, इनको जितना जल्दी हो उतना जल्दी रोका जाए। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी कुछ सेना लेकर आता है, बड़ी सेना लेकर आता है, और इधर से मैक मोशन भी अपने जोधपुर की शाही सेना को लेकर पहुंचता है। कहाँ? चेलावास नामक मैदान पर। और एक फिर इनके बीच एक युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला जो है पॉइंट है चेलावास का युद्ध है। चेलावास का युद्ध, तो चेलावास का युद्ध होता 10 दिन बाद ही होता बिठोड़ा के युद्ध के। तो 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। किन किन के बीच होता है? एक तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है मैक मोशन आता है, और ये कौन होता है? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता है। और एक बंदा आता है जॉर्ज एजीजी स्वयं आता है, जॉर्ज लॉरेंस आता है, या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आता है। ये कौन होता है? एजीजी होता है। ये दोनों किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध। कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध। 2 गोरे आ रहे हैं और एक काला आ रहा है, यानी कि 2 अंग्रेज थे। अंग्रेजों को क्या बोला जाता था? गोरा, और हम जो इंडियन थे उनको काला बोला जाता है। तो चेलावास युद्ध को एक युद्ध के नाम से और जानते हैं।
इस युद्ध को काले घोड़ों का युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? काले घोड़ों का युद्ध भी कहते हैं, है ना, काले घोड़ों का युद्ध भी कहते हैं। इतना पढ़ने पड़ा। चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को होता। कौन आता है? मैकमोहन स्वयं आता है, पॉलिटिकल एजेंट जो मेवाड़ मारवाड़ का था। जॉर्ज पैटर्न लॉरेंस एजीजी स्वयं आता है। किसके विरुद्ध आता है? कुशाल सिंह चंपावत। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की युद्ध जीत होती है। कैसे जीत होती है मैं पढ़ाऊंगा। एक बार पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा ना। चेलावास के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। इस युद्ध में देखो मैं बता देता हूँ, इस युद्ध में मैकमोहन की गर्दन किस प्रकार काटे गए थे आपको पता होगा इसमें, है ना, बता देता हूँ आपको। भाई चेलावास का युद्ध किस प्रकार हुआ मैं बता देता हूँ। भाई जॉर्ज पैटर्न लॉरेंस पहले ही पहुंच जाता है चेलावास के मैदान में, है ना, युद्ध करने के लिए। मैकमोहन थोड़ा लेट पहुंचता है। कैसे लेट पहुंचता है? मान लीजिए ये कुशाल सिंह चंपावत की सेना, कुशाल सिंह चंपावत की सेना, तो इसके सामने कौन सी सेना होगी? इसके जस्ट सामने कौन सी सेना होगी? ये अंग्रेज जो एजीजी था पहले ही पहुंच गया था। मैकमोहन या जोधपुर की सेना से पहले ही पहुंच गया था। ये मैकमोहन है ना, सॉरी ये है एजीजी स्वयं। एजीजी स्वयं पहुंच गया। एजीजी कौन था? लॉरेंस। यहाँ पर लॉरेंस खड़ा है। ये दोनों आमने सामने सेना है। अब मैं एक बात बता दीजिए, जो एजीजी था उसमें सारे अंग्रेज थे, सारे अंग्रेजों की सैनिक थी, है ना भाई। युद्ध हो रहा है भाई, और इधर दो प्रकार के सैनिक थे। एक तो कुशाल सिंह चंपावत की स्वयं की आवा की सेना थी, और एक इसके साथ कौन मिले पड़े थे? एरिनपुरा के विद्रोही, है ना। तो जो एरिनपुरा के विद्रोही मिले पड़े थे उनकी ड्रेस स्वाभाविक बात हुई अंग्रेजों के सैनिक थे तो यूनिफॉर्म अंग्रेजों वाली होगी, तो इनको उसने आगे खड़ा कर रखा था। जो एरिनपुरा के विद्रोही आगे थे, इनकी यूनिफॉर्म इस यूनिफॉर्म के समान थे। क्यों? तो सैनिक तो अंग्रेजों के थे, यूनिफॉर्म तो समान ही होगी। दूसरी बात, पीछे थी आवा की सेना। इनके बीच युद्ध होता, कुछ घंटे युद्ध होता। तो इस युद्ध के दौरान कुशाल सिंह चंपावत का पलड़ा भारी होता है, ये लोग हारते। तो एजीजी ऐसे में निर्णय लेते कि मैकमोहन इतने आए, इतने मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है, मारवाड़ की सेना आने से पहले हम लड़ते नहीं, इतने पीछे की तरफ हटते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ हट जाते हैं। बस पीछे की तरफ हट गए, है ना, पीछे की तरफ हट गए। अब इधर से मैकमोहन आ रहा है, किसकी? जोधपुर की शाही सेना को लेकर, जोधपुर की सेना को लेकर आ रहा है। अब मैकमोहन आ रहा है तो ये लोग पीछे की तरफ हट रहे थे और ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। स्वाभाविक बात है इनमें जीत का जश्न होगा। तो ये जीत का जश्न होगा तो ये लोग हाउ हुल्लड़ मचा रहे थे कि नारे लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे। तो मैकमोहन आया तो मैकमोहन इस बात में चक्कर में फंस गया कि अपनी सेना ये है या ये है। फिर इस बात को लेकर भी है कि भाई हम अंग्रेजों से पावरफुल कौन सी सेना होगा, तो ये इनको अपनी सेना समझ बैठा। कुशाल सिंह चंपावत को एजीजी को सेना समझ बैठता है। तो ये बंदा इधर नहीं आकर इधर चला जाता है, और ये इधर से पहले से तैयार थे कि तू तो आ बेटा, पहले तू तो आ बेटा, ये तैयार ही बैठा था। मैकमोहन पहुंचा ही था, इतना नहीं पीछे से सैनिक आता और गर्दन काट के इसकी गर्दन उड़ा देता, गर्दन काट देता। यहाँ पर ऐसे तलवार मारता और गर्दन अलग करता था, और गर्दन को आवा के जो किले पर टाका जाता है, आवा के मुख्य द्वार पर टाक दिया जाता है मैकमोहन की गर्दन को काट करके। इसके संबंध में आपने पढ़ा भी होगा, राजस्थान में एक दोहा भी है कि ढोल बाजे चंग बाजे भालो बाजे बाकियो, मैकमोहन के गर्दन काट आवा किले टाकियो। तो ये इस युद्ध से ही संबंधित थी। तो मैकमोहन की जैसे गर्दन काटी, इस घटना को देखकर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से वापस भाग जाता है अजमेर, चप्पलें हाथ में लेकर भागता है। इतना डर जाता है जब एजीजी अजमेर भाग जाता है, तो इस बात की जब भाई हमारा भाई इतना तो पता है कि भाई जो कि सेना का कोई बड़ा अधिकारी मारा जाता है तो सारे देश में खबर पहुंच जाती है ना।
तो मैकमोहन भाई पॉलिटिकल एजेंट था, बड़ा अधिकारी था अंग्रेजों का, तो मैकमोहन की गर्दन काटने का अर्थ पूरे देश में घटना का फैलना। तो ये जो खबर थी भाई, ये जो मैकमोहन की गर्दन की खबर थी, मैकमोहन की मौत की खबर, मैकमोहन की मौत की खबर जी कन पहुंची। जी यानी कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंचती, कैनिंग के पास पहुंचती। ये भाग के अजमेर आ जाता है, ए जी अजमेर आ गए। तो ये मैसेज भेजता है कैनिंग, मैसेज भेजता जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास। क्या है, आपने जल्दबाजी में एक हमारा अंग्रेजी अधिकारी मैकमोहन की हत्या करवा दी, बदला लीजिए, आप जाओ और फिर दोबारा इस सेना को हराकर इस विद्रोह को दबाओ। एजीजी साफ मना कर देता है कि आज जाऊं या कल जाऊं, आप चाहे जो दंड देना चाहते हो वो दंड दे दो। आदमियों मिनटों से लड़ा जाता है, वहां तो साक्षात देवी लड़ रही है। कहा जाता है कि कुशाल सिंह चंपावत जब चेलावास का युद्ध लड़ रहे थे, इतना बेहतरीन युद्ध लड़ा था कि अंग्रेजों का ऐसा अनुभव हो रहा था कि साक्षात इन लोगों के साथ कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है या कोई इनका साथ दिव्य शक्ति दे रही है। तो ऐसा अंग्रेजों का अनुभव लगा था, चूंकि उन्हें ऐसा अनुभव लगा था। और उन दिनों सुगाली माता जो आवा में एक माता का मंदिर है, सुगाली माता, तो उनको लग रहा था कि चेलावास के युद्ध में साक्षात सुगाली माता उतर आई है, इस वजह से ये लोग जीत रहे हैं। तो ऐसा कौन हो सकता, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ऐसा सकता। ये बात कैनिंग को पता। तो अजमेर से तो सेना गई ही नहीं लड़ने, तो फिर इन कुशाल सिंह चंपावत को रोकने के लिए बम्बई से सेना भेजता खुद लॉर्ड कैनिंग जो है, ये बंदा बम्बई से कर्नल होम्स को बुलाता है। कर्नल होम्स एक बहुत बड़ा सेना अध्यक्ष था अंग्रेजों का, तो कर्नल होम्स को बुलाता है, बड़ी सेना के साथ आवा में सेना भेजता है, और आवा में सेना भेजता है और कुशाल सिंह चंपावत को रोकने की बात करता है। इधर से जोधपुर से जो हंसराज जोशी भी अपनी एक सेना के साथ आता है। तो अगला युद्ध होता है 4 माह बाद। अंग्रेज 4 माह तक लड़ते नहीं चेलावास के युद्ध में, इतने डरे हुए थे मैकमोहन की गर्दन कटने के बाद कि 4 महीना शांत बैठ गए। तो 4 महीना बाद बम्बई से कुशाल सिंह चंपावत को रोकने के लिए सेना आती कर्नल होम्स के नेतृत्व में। इधर से जो जोधपुर रियासत तख्त सिंह सेना भेजता है हंसराज जोशी के नेतृत्व में। फिर अगला युद्ध होता है आवा का युद्ध। यह युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को, 4 महीना बाद। ओके, 4 महीना बाद आवा का युद्ध होता है। अब देखना आवा का युद्ध होता है। भाई मैंने आपको बताया था कि कुशाल सिंह जो चंपावत था वो एरनपुरा के विद्रोह के क्यों मिलाता है कि आप हमारी सहायता कीजिए। भाई मुझे तख्त सिंह से लड़ना है तो आप मेरे तख्त सिंह के विरुद्ध सहायता कीजिए, मैं आपको अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता की दूंगा। तो अब भाई इन्होंने दो युद्धों में एरनपुरा के विद्रोह ने सहायता दे दी कुशाल सिंह चंपावत। तो यार एरनपुरा के विद्रोही भी कहते कि हमें आप भी सहायता दीजिए, आप अपने आधी सेना दीजिए और हम अब दिल्ली की तरफ जाते हैं, आपकी तो विजय हो गई। तो कुल मिलाकर कुशाल सिंह चंपावत अपनी आधे सेना को एरनपुरा के विद्रोह को साथ दे देता है और एरनपुरा के विद्रोही जो अब दिल्ली की ओर चले जाते हैं। तो कुशाल सिंह चंपावत के पास आधी सेना हुई और कुछ एरनपुरा के विद्रोही भी। तो आवा का युद्ध के समय, आवा का युद्ध कब हुआ भाई? 20 जनवरी। आवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को होता है। कौन आता है अंग्रेजों की तरफ से? बम्बई से कौन आया था? कर्नल होम्स आया। और तख्त सिंह किसको भेजता है? कर्नल होम्स आया। तख्त सिंह के द्वारा किसको भेजा गया? हंसराज जोशी को। किसके विरुद्ध भेजा गया? किसके विरुद्ध भेजा गया भाई? जोशी को भेजा गया। किसके विरुद्ध? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। अब देखना, आवा के युद्ध के समय कुशाल सिंह चंपावत की सेना एरनपुरा के विद्रोही के साथ चली जाती दिल्ली की ओर। तो कुशाल सिंह चंपावत की सेना आधी रह जाती, कमजोर पड़ जाता आवा के युद्ध के समय। तो अंग्रेज बड़ी सेना के साथ आए हुए थे। तो कुशाल सिंह इस युद्ध के दौरान मारवाड़
में तो उसकी कोई मदद करेगा ना, सहायता के लिए बाहर लिखा था। मारवाड़ में तो कोई मदद नहीं, क्योंकि मारवाड़ में तो तख्त सिंह है और तख्त सिंह के विरुद्ध कोई जाएगा नहीं, तो मारवाड़ में तो इसको मदद मिलेगी नहीं, स्वाभाविक बात, मारवाड़ तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। तो ये मदद के लिए स्वाभाविक बात है कि मारवाड़ से सटी हुई रियासत थी मेवाड़, तो ये मेवाड़ में मदद के लिए जाता है ना। अब मेवाड़ में मदद के लिए जाता, तो आवा की जो आवा का सुरक्षा कौन, इस आवा का सुरक्षा का दायित्व तो छोड़ के जाता अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कौन था, मारवाड़ में एक छोटा ठिकाना था लांबिया का सामंत था। तो पृथ्वी सिंह लांबिया जो था वो कुशाल सिंह चेपावत की जगह आवा के युद्ध का नेतृत्व करता है। ओके, अंग्रेजी से पकड़ लेते और मार देते हैं पृथ्वी सिंह लांबिया को मार देते हैं, है ना। ये अंग्रेज 20 जनवरी 1858 को युद्ध करते हैं, आक्रमण करते हैं आवा पर, और आवा पर 3 दिन 20, 21, 22, 23, 24 20, 21, 22, 23, 24 1, 2, 3, 4, 5 दिन आवा पर लूटपाट करते हैं। अंग्रेजों द्वारा आवा को 5 दिन बड़े जोर से लूटा जाता, बहुत जोर शोर से लूटा जाता है, और कुल मिलाकर 24 जनवरी 1858 को अंग्रेज पुनः आवा पर अधिकार कर लेते हैं। और आवा से ये जो अंग्रेज थे सुगाली माता की जो मूर्ति ले जाते हैं, है ना, सुगाली माता की मूर्ति को ले जाते हैं अंग्रेज। ओके, इस युद्ध में अब देखना आवा का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को, जो चेलावास के युद्ध के 4 माह बाद होता है। इस समय कुशाल सिंह चंपावत की जो सेना कमजोर हो जाती है, क्योंकि आधी सेना एरनपुरा के विद्रोह के साथ दिल्ली की ओर चली जाती है। कुशाल सिंह चंपावत सहायता के लिए मेवाड़ जाता है, तो मेवाड़ जाएगा तो ये भाई युद्ध से बाहर होगा। तो इसकी रक्षा कौन करेगा, आवा की रक्षा का जो दायित्व सौंपा जाता है वो अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंप के जाता। पृथ्वी सिंह लांबिया कौन था कि भाई मारवाड़ में एक छोटा ठिकाना हुआ करता था, लांबिया का सामंत था। पृथ्वी सिंह को पकड़ते हैं अंग्रेज, मार देते। 24 जनवरी 1858 को आवा पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आवा का युद्ध कब हुआ, 20 जनवरी 1858 को हुआ। किस के भेजा, कर्नल होम्स, हंसराज जोशी वशिष्ठ कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत के जगह युद्ध का नेतृत्व किसने किया, पृथ्वी सिंह ने किया। पृथ्वी सिंह मारा गया भाई अंग्रेजों ने 24 जनवरी को 1858 को पुनः आवा पर अधिकार कर लिया। आवा को लूटपाट खूब करी। लूटपाट करने के बाद यहाँ से किस माता की मूर्ति, आवा से किस माता की मूर्ति को ले गए थे, सुगाली माता की मूर्ति को ले गए थे, है ना। अब सुगाली माता कौन थे, देखो इसके 54 हाथ थे, 10 सिर थे। इसे 1857 की क्रांति की कुल देवी कहा जाता है। इसकी मूर्ति को पहले उन्होंने राजपूताना म्यूजियम जो अजमेर में स्थित था, पहले ये मूर्ति राजपूताना म्यूजियम में थी। अब प्रेजेंट में ये मूर्ति है जो वागड़ म्यूजियम में है ना, वागड़पाली म्यूजियम है ना, ये ठीक है ना, वागड़ म्यूजियम ये चीजें थी, मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आप देखना, अब कुशाल सिंह चंपावत सहायता के लिए कहाँ आया था, मेवाड़ में 2 ठिकाने थे भाई, एक तो सलुम्बर और एक कोठारिया। सलुम्बर का उन दिनों सामंत था केसरी सिंह, और कोठारिया का सामंत था जोध सिंह। ये दोनों बंदे कुशाल सिंह चंपावत को शरण देते हैं। कुशाल सिंह चंपावत को शरण देते हैं, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ के कौन से 2 सामंतों ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी, तो केसरी सिंह जो सलुम्बर का सामंत था और कोठारिया का जोध सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। कुछ समय रहता है ये सनु यहाँ पर मेवाड़ में कुछ समय रहता है, फिर बाद में ये नीमच की ओर चला जाता है। नीमच में ये 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देता है। क्या कर देता,
समर्पण कर देता है या अंग्रेजों को अपने हवाले करता है। जब ये अंग्रेजों को हवाले करता है तो अंग्रेजों को पता चलता है कि ये कौन है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, तो अंग्रेज फौरन कहते इसको फौरन फांसी दी जाए। क्यों? क्योंकि यार इसने तो हमारा नाक में दम कर दिया था। वास्तव में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था इसने ना, क्योंकि 2 युद्ध में अंग्रेज भाई इसने तो मैकमोहन की गर्दन काट दी, तो सुबह बात अंग्रेज इसको फांसी देंगे। फिर भाई बोला कि माँ फांसी देने से पहले एक बार सोच लो कि एक बात बताइए कि इन दोनों युद्धों से पहले बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध, आवा के युद्ध से पहले आप एक बार फिर पुनः ये बता दो कि मैंने अंग्रेजों के साथ बगावत की। अंग्रेज बोले नहीं। आप सिंगल बात बता दो कि मैंने आपका आदर सत्कार नहीं किया होगा। तो बिल्कुल किया था साहब। आप मुझे ये बता दो कि आवश्यकता आने पर मैंने अपनी अंग्रेजों के प्रति सेना भेजी कि नहीं? बिल्कुल भेजी। फिर आप मुझे फांसी क्यों लगा रहे हो? कि यार आपने हमारे जो मैकमोहन की गर्दन काटे, तो इसी वजह से हम आपको फांसी लगा रहे। नहीं, मेरी लड़ाई आपके साथ नहीं थी। तो किसके साथ थी? मेरी लड़ाई तख्त सिंह के साथ थी। फिर तुमने मैकमोहन की गर्दन क्यों काटी? कि मैकमोहन किसकी तरफ से लड़ने आया था? तख्त सिंह की तरफ से। तो स्वाभाविक बात है, तख्त सिंह का दुश्मन मेरा दुश्मन, तख्त सिंह का जो मित्र है वो मेरा दुश्मन होगा। चल मान लीजिए आपने तख्त सिंह से लड़ाई थी, तो ये तो फिर आपने एरिनपुरा के विद्रोहियों को शरण के दी। मैंने एरिनपुरा के विद्रोहियों को शरण नहीं दी, बल्कि एरिनपुरा के विद्रोही मेरे साथ लगे थे। इस जगह कुशाल सिंह चंपावत झूठ बोलते, और यकीन नहीं तो आप एक आयोग बैठा ले मेरे प्रति। तो कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध एक टेलर आयोग का गठन किया गया। टेलर आयोग का गठन किया गया, यानी कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया जाता है। किस आयोग का गठन किया जाता है? टेलर आयोग का। टेलर एक आयोग का गठन किया गया कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए। तो ये टेलर आयोग जो कुशाल सिंह चंपावत को दोषी ठहरा देता कि कुशाल सिंह चंपावत जो है वो अंग्रेजों का दोस्त है और इन्होंने अंग्रेजों के प्रति कोई ऐसी बगावत की नहीं थी। कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान नहीं पूरे भारत का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी था जिसने अंग्रेजों को मारा, गर्दन काटी, भगा कर मारा, बल्कि लास्ट में ये लिखवा कर लाया कि अंग्रेज कुशाल सिंह चंपावत के दोस्त थे। कुशाल सिंह चंपावत के आप कभी जीवनी पढ़ना, जो राजस्थान के लोक देवताओं में ये बंदा इतना छाया हुआ है जिसकी क्योंकि इस बंदे में वो काबिलियत थी जिसने न बढ़ के अंग्रेजों को भगा कर मारा था, न बढ़ के अंग्रेजों को इतना तंग किया था, लास्ट में अंग्रेजों को चकमा देने में भी सक्षम हो गया था। टेलर आयोग में टेलर ने स्पष्ट कह दिया था कि कुशाल सिंह चंपावत जो था निर्दोष था। आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।